डेट है आज 14 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है यूएस अनाउंस्ड टू रीजॉइन यूनेस्को। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 के लिए भी, जीएस पेपर 2 के लिए भी और 1 में भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया है कि यूनेस्को को दोबारा से ज्वाइन करेगा। देखो, यूएसए ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी थी, विदड्रॉ कर लिया था 2017 में। तो उसके क्या रीजन थे ये भी जानेंगे, और अब क्यों दोबारा रीजॉइन करना चाहता है ये भी जानेंगे, और अब रीजॉइन करेगा तो इसके क्या फ़ायदे हैं और यूनेस्को क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनाइटेड नेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक एजेंसी है ये यूनेस्को। अभी जब यूएस ने अनाउंस किया है रीजॉइन करने का, तो यूएस ने ये भी अनाउंस किया है कि जो पिछला बकाया रह रहा है यूएस को देना था, $600 मिलियन से ज़्यादा पे करना था, तो वो भी यूएस पे करेगा यूनेस्को को। देखो, ये फंडिंग करते हैं यूनेस्को में, ऐसे वॉलंटरी फंडिंग, अपनी मर्जी से कोई फंडिंग दे सकता है, कोई भी देश, कोई भी कंट्री। तो यूएस को $600 मिलियन देने थे जब इसका मेंबर था, तो ये ड्यू पड़े थे। तो अगर दोबारा से रीजॉइन करेगा यूनेस्को को ये यूएस अमेरिका, तो $600 मिलियन मिलेंगे यूनेस्को को, जिसकी वजह से यूनेस्को अपना काम कर सकेगा। तो यूनेस्को है क्या, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है और ये किसको रिपोर्ट करती है। देखो, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑर्गन को अंग। कौन कौन से हैं ये आप जानते हो, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 ऑर्गन है और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। जो स्पेशलाइज एजेंसी है वो इन 6 ऑर्गन के अंडर ही काम करती हैं। तो इन 6 ऑर्गन में से ये जो यूनेस्को है किसके अंडर काम करती है, ये आपको याद रखना है। ये देखो, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं इस तरह से, इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसको ये रिपोर्ट करती है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को की इकोसॉक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनाया था यूनेस्को को, 1946 में ये फोर्स हो गई थी, यानी कि बन के तैयार हो गई थी। और क्या काम करती है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करती है एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका गोल क्या है, यूनेस्को का लक्ष्य, ये आपको गोल याद रखना है। देखो, पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन देना है, पूरे वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा रहे, इसके लिए ये काम करती है। और शांति सुरक्षा किस वजह से रहेगी, इसके लिए ये एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करती है। देखो, जब लोगों में शिक्षा आएगी तो वो हिंसा कम करेंगे। साइंस के बारे में जानेंगे तो जो ये रहते हैं ना कि झाड़ फूक वालों पे विश्वास करना, या बहुत सारी ऐसी इलॉजिकल चीज़ें हैं जिन पे विश्वास कर लेते हैं, तो उन पे उनका विश्वास कम होगा, यानी कि अंधविश्वास कम होगा। तो साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा। और कल्चर को प्रमोट करना, जो उनकी संस्कृति है उसको संजो के रखना, प्रिजर्व करना वर्ल्ड वाइड। तो इन तीनों चीज़ों को ये प्रिजर्व करके, प्रमोट करके पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। तो इसका मेन गोल क्या है, शांति और सुरक्षा पूरे वर्ल्ड में देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करना, ये भी इसका लक्ष्य है। यूनेस्को बिलीव करता है कि ये क्रूशियल एरिया हैं पूरे वर्ल्ड में कि जस्ट, पीसफुल और इंक्लूसिव वर्ल्ड हो। मेजर एरियाज कौन कौन से फोकस के, पहला एजुकेशन, साइंस और कल्चर, ये 3 एरियाज हैं। एजुकेशन के लिए ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि इसको प्रमोट करती है, प्रोवाइड तो नहीं करती, उसके लिए फंडिंग करती है। मान लो किसी इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करना, कोई अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो एक्सेस कराना एजुकेशन, और टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए ये प्रमोट करना, ये काम करती है। साइंस के लिए देखो, या साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, उसके लिए फंडिंग करती है।
क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन इश्यूज से, चैलेंजेस से निपटने के लिए काम करती है। और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई, देखो कल्चरल हेरिटेज साइट है, कोई विरासत की कोई मोनूमेंट्स है, उसको संजो के रखना, प्रिजर्व करना, या कोई साइट है, स्थल है, ट्रेडिशन या लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व करना। टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर दोनों को ये प्रमोट करती है। टेंजिबल का मतलब होता है एक तरह से स्पर्शनीय, इंटेंजिबल अस्पर्शनीय, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल, ये होगी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल जैसे योगा, तो ऐसी चीज़ें हो गई इंटेंजिबल, योगा हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया, ये हो गए इंटेंजिबल कल्चर। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी और इंटरकल्चरल डायलॉग को प्रमोट करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। यूनेस्को देखो मीडिया डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी प्रमोट करती है, सबको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इसको भी ये प्रमोट करती है। यानी कि फ्री, इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया इन्वायरमेंट को ये प्रमोट करती है यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट निकालती है। अगर मान लो किसी स्थल को, साइट को प्रमोट करना है, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, उसके लिए एक लिस्ट बनाई हुई है इसने, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की हुई हैं, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है। यूनेस्को कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड, जैसे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड ओशन साइंस रिपोर्ट। ये 4 मेजर रिपोर्ट ये पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड। अब जान लेते हैं रीसेंट न्यूज़ के बारे में क्या है। रिसेंटली यूनेस्को इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि वो यूनेस्को को दोबारा से ज्वाइन करेगा, रीजॉइन करेगा। इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी यूनेस्को ने 2017 में। अब जो यूएसए है ज्वाइन तो करेगा और $600 मिलियन रुपए भी देगा, रुपए नहीं डॉलर देगा, मनी देगा यूनेस्को को। छोड़ने से पहले देखो यूनेस्को ओवरऑल फंडिंग में 22% कंट्रीब्यूट करता था। जितने वर्ल्ड वाइड जो मेंबर है यूनेस्को के, सब फंडिंग देते हैं अपनी मर्जी से, तो उसमें से जितनी भी फंडिंग आती थी 22% तो यूएस ही देता था इसे फंडिंग। तो फिर छोड़ क्यों दिया यूएस ने? छोड़ इसलिए दिया, देखो यूएस और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, मित्र देश हैं, एक दूसरे के अलाई कंट्री हैं यूएस और इजराइल। और इजराइल और पैलेस्तीन का इशू चलता रहता है, आप सब लोग जानते हो। और पैलेस्तीन को यूनेस्को ने एज ए मेंबर इंक्लूड कर दिया था 2011 में। तो इससे इजराइल नाराज़ था, और जब इजराइल नाराज़ था तो यूएस भी नाराज़ था, तो इसलिए यूएस ने इसकी मेंबरशिप विदड्रॉ कर ली, 2017 में विदड्रॉ कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने देखो इससे पहले भी एक बार मेंबरशिप छोड़ी है यूनेस्को की, 1984 में जब कोल्ड वार इरा चल रहा था, लेकिन दोबारा से फिर 2003 में रीजॉइन कर लिया था जब प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। लेकिन फिर दोबारा से 2017 में छोड़ दी इजराइल और पैलेस्तीन के इशू की वजह से। इजराइल और पैलेस्तीन तो आप जानते होंगे कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सऊदी अरबिया, जॉर्डन, और ये पिंक कलर का छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये इजराइल है, और यहीं पे पैलेस्तीन है। इजराइल नहीं मानता, पैलेस्तीन एक अलग देश है, लेकिन बहुत सारे कंट्री पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं एज ए कंट्री, लेकिन ना यूएस करता है ना इजराइल करता है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है, इजराइल और पैलेस्तीन इशू क्या है, इसके बारे में स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यूएस ने दोबारा क्यों डिसाइड किया है कि ये इसको रीजॉइन करना जो चाहता है, दोबारा से क्यों चाहता है? अब भी तो इशू चल रहा है इजराइल और पैलेस्तीन का, तो दोबारा से क्यों रीजॉइन करना चाहता है यूएस? उसका कारण है चाइना, क्योंकि चाइना का जो दबदबा है, इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ता जा रहा है यूनेस्को में। यूनेस्को फंडिंग ज़्यादा कर रहा है, और तो यूनेस्को को फंडिंग ज़्यादा कर रहा है चाइना, तो चाइना इसके पॉलिसी मेकिंग में भी अपना इन्फ्लुएंस, दबदबा बढ़ा रहा है। और स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जो स्टैंडर्ड है, रूल रेगुलेशन है, उसमें भी चाइना अपना दबदबा बढ़ा रहा है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड चाइना का जो इन्फ्लुएंस ना बढ़े, इसलिए यूनेस्को को दोबारा से यूएस ने ज्वाइन कर लिया है, और $600 मिलियन इसे देगा यूनेस्को को, ताकि यूनेस्को में यूएस की बात भी सुनी जाए, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है कम हो। ये कारण है कि यूएस दोबारा से रीजॉइन कर रहा है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है Psi 20। ये क्या है और इसका मकसद क्या है, बस 2 बातें जाननी है।
प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। जैसा इसके नाम में साई 20, ये देखो G20 का एक ग्रुप है, और G20 आप जानते हो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। G20 की प्रेसिडेंट्स इस साल इंडिया के पास है। तो ये साई 20 है जो एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, इसकी फुल फॉर्म है, एक एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का। 2022 में इसको बनाया गया था, पिछले साल ही, और पिछले साल इसकी पहली मीटिंग हुई थी। पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी G20 की प्रेसिडेंसी, तो इंडोनेशिया ने कराया साई 20 का भी मतलब मीटिंग। तो साई 20 में करते क्या हैं, देखो इसमें जैसा इसके नाम में सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की ऑडिटिंग करना होता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, उनका जो जितना भी लेन देन सब कुछ कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा है, पैसे का, अकाउंटिंग का, सब इसको एग्जामिन करना, यही है ऑडिटिंग। तो ये साई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या काम करता है, ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है ऑडिटिंग करके, एफिशिएंसी को, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्वता, इनको बढ़ाता है, प्रमोट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, इसको प्रमोट करता है। देखो जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं किसी भी देश में, अगर उनकी ऑडिटिंग की जाएगी, मतलब दे उनकी एग्जामिन की जाएगी कैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या इनका खर्चा है, क्या इनकी एसेट्स है, क्या इनकी लायबिलिटी है, इनका एग्जामिन किया जाएगा, ऑडिटिंग की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो डिसीजन लिए जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में वो पारदर्शिता के या ओपननेस, फेयरनेस के थ्रू लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे। तो ये जब लिए जाएंगे तो इनकी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, प्रमोट होगी इंस्टीट्यूशन की, और अच्छे से काम करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सी कंट्री किस तरह से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए भी ये सपोर्ट करता है साई 20। इसका मैंडेट यही है कि ये सारे स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करता है ताकि इफ़ेक्टिवली वो काम कर सकें, और गवर्नमेंट टू मीडिया और सिविल सोसाइटी है इनकी भी ऑडिटिंग करता है, या ऑडिटिंग एंटिटीज़ हैं उनके साथ मिलके। ये देखो सेकंड समिट होने मतलब कहाँ पे शुरू हुआ है साई 20 का, साई 20 का 20 बोल रहा हूँ 20 का, साई 20 का गोवा में हुआ है सेकंड समिट। समिट का मतलब मीटिंग ही, क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो इंडिया में हो रहा है गोवा में ये साई 20 का समिट। और यहाँ पे थीम क्या है साई 20 की, थीम है वासुदेव कुटुंबकम। और वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, विश्व है, वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। यानी कि एक पृथ्वी है, एक परिवार है और एक ही भविष्य है पूरा वर्ल्ड। तो वर्ल्ड को एज ए देख रहे हैं कैसे, द वर्ल्ड एज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये देखो ये लाइन ना आप मेंस में यूज कर सकते हो, एसए के टॉपिक वगैरह में, या फिर किसी एथिक्स के टॉपिक में यूज कर सकते हो, जीएस के टॉपिक में यूज कर सकते हो। अगर मान लो G20 से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो ये इसकी थीम बताने के लिए, या इंडिया का विज़न कैसा होना चाहिए आगे वर्ल्ड में, मान लो ऐसी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड को निपटना है, जैसे टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इससे निपटने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके लिए आप दे सकते हो कि इंडिया का विज़न है वासुदेव कुटुंबकम का, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक ही फैमिली की तरह है और एक ही फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का। तो इस तरह से ये आप कोटेशन लिख सकते हो उसमें। जो इंडिया का कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग देखो साई एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल एआई को ऑडिट करने के लिए। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशियन से रिलेटेड। ओशियन में क्या होता है, मछली उत्पादन वगैरह, वीडिंग वगैरह उगाते हैं, घास वगैरह, इनका खेती होती है एक तरह से, क्रॉप कल्टीवेशन जैसे होता है लैंड पे, ऐसे फिश कल्टीवेशन होता है ओशन में। तो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उसकी ऑडिटिंग करना, उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है साई, जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, और एआई के लिए भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोर्स प्लेटफॉर्म। ये क्या है, किसका है और इसका मकसद क्या है, बस 3 बातें जाननी है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप यूज कर सकते हो इसे। डायरेक्टली तो देखो क्वेश्चन नहीं आता है, ना आपसे साई 20 के बारे में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ना स्कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, यूनेस्को के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी कई बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली, यूनेस्को क्या है, क्या काम करता है। तो स्कोर प्लेटफॉर्म क्या है, देखो ये समझ लो, एक ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बोल लो या कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है एस से है सेबी,
और CO से है कंप्लेंट, RE से है रिड्रेस और S से मतलब सिस्टम। मतलब शिकायत जो आती हैं सेबी के पास उनको निपटाना, ये एक प्लेटफॉर्म है। इस पे कोई भी इन्वेस्टर है जो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और इस पे जितने भी कंप्लेंट आई हैं अब तक उनमें से 2457 कंप्लेंट को सॉल्व कर दिया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए सेबी ने। तो देखो ये कंप्लेंट कितनी सॉल्व हुई हैं ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत कोई नहीं है, बस ये सिस्टम क्या है, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम या ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवेंस का मतलब भी होता है एक तरह से दुख निवारण सिस्टम, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, और कंप्लेंट का मतलब शिकायत को दूर करने का सिस्टम। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टर है जो अपनी जो कोई भी उसकी समस्या है, मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया उसने और उसका शेयर जो वो है कोई फ्रॉड हो गया उसके साथ, या कुछ मान लो जो उसकी कंपनी से विदड्रॉ करना चाहता है शेयर को या हो नहीं रहा है, या कुछ और टर्म एंड कंडीशन आ रही है, कुछ भी उसके साथ मान लो फ्रॉड हो रहा है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है स्कोर प्लेटफॉर्म पे। इसमें देखो कोई कंपनी नहीं कर सकती किसी कंपनी के अगेंस्ट, ये किस सिर्फ इन्वेस्टर के लिए प्लेटफॉर्म, ये बात आपको याद रखनी है। और सेबी क्या है, सेबी आप सब लोग जानते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करती है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन बनाती है। 1988 में बनाई गई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर 1992 में इसके लिए एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। अभी ये सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बातें आपको याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर ये काम करता है सेबी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नासाज पार्कर सोलर प्रोब। देखो रिसेंटली इसमें क्या क्या रिसर्च हुई है बस उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है उसके लिए अलग से स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और देखो एक आदित्य L1 जो हम लॉन्च करने वाले हैं, आदित्य मिशन सन पे जाएगा हमारे इंडिया का, इसरो लॉन्च करेगा, इसके बारे में भी लेक्चर बना हुआ है। क्योंकि देखो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो लेक्चर में मैं बहुत बार आपको वो टर्म बता चुका हूँ जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये आप ज़रूर देखना। और साइंस एंड टेक के तो सारे लेक्चर आपको देखने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए बार बार, खुद अपने नोट्स बना लो, अपने नोट्स को रिवाइज करो। तो ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और मेंस में भी पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में डायरेक्टली। नासा का ये पार्कर सोलर प्रोब है क्या, ये देखो सोलर जो सन है, सन की प्रोब करने के लिए, प्रोब का मतलब जांच, इन्वेस्टिगेशन, तो सन की जांच करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भेजा गया था नासा के द्वारा। अभी इसने डिस्कवर किया है जो कोरोनल होल्स है। कोरोनल होल्स का मतलब क्या है, देखो सन की लेयर है, जैसे ये सन है, वैज्ञानिकों ने सन की लेयर बांटी हुई, जैसे अर्थ है, अर्थ की लेयर बांटी हुई है, अंदर कोर है, फिर मेंटल है और फिर क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट या भूपरपटी बोलते हैं हिंदी में। ऐसे सन की लेयर परत बांटी गई हैं अंदर, जैसे अंदर वाला इसका कोर हो गया, कन्वेक्शन हो गया, फिर फोटोस्फेयर हो गया, फिर क्रोमोस्फेयर हो गया, फिर कोरोना हो गया। ये कोरोना सेम स्पेलिंग है, जो कोरोना वायरस है ना उसकी स्पेलिंग भी सेम है और इसकी भी कोरोना। तो ये कोरोना है जो ये हमें दिखाई नहीं देती है सन की, कब दिखाई देती है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, तब हमें दिखाई देती है कोरोना। तो ये जो कोरोना है, कोरोना का एटमॉस्फेयर है, कोरोना के एटमॉस्फेयर को, जैसे अर्थ का वातावरण है एटमॉस्फेयर, ऐसे ही सूरज का भी वातावरण होगा, तो उसका जो कोरोना जो लेयर है उसके बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसको हम बोलते हैं कोरोनल होल्स। तो समझ गए, तो कोरोनल होल्स को डिस्कवर किया है और ये पाया गया कि जो ये कोरोनल होल्स है इससे सबसे ज़्यादा फास्ट सोलर विंड निकलती हैं। सोलर विंड, सूर्य से आने वाली जो विंड है सोलर विंड, वो कहाँ से निकलती है, कोरोनल होल से। तो ये हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये अलाइन करती हैं। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो आपने मैग्नेट कभी देखी होगी बचपन में या कभी भी, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट को हिंदी में बोलते हैं चुंबक, ये मैग्नेट है, तो इसकी कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसा एरिया जहाँ तक ये आयरन, लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। मान लो ये चुंबक है और ये बाहर वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इस एरिया में कोई लोहे की चीज़ रखी रहेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अगर यहाँ रखी रहेगी बाहर कोई भी चीज़ तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। यानी कि हम कहेंगे इस मैग्नेट का, चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है,
चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल तक है। ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ के कोर में बहुत सारी ऐसी मेटल पाई जाती हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे निकल है, आयरन भी है। तो अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर उन मेटल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के कोर की वजह से। तो अर्थ है ये, अर्थ के चारों ओर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इस एरिया को बोलेंगे हम मैग्नेटोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। अब आते हैं इस पे। तो ये जो है कोरोनल होल्स, इससे निकलती हैं सोलर विंड। सोलर विंड आपको दिखाई नहीं देंगी, सोलर विंड जैसे हवा चलती है अर्थ पे, आपको दिखाई थोड़ी देती है, फील कर सकते हो। तो इससे सोलर विंड निकलती है, इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है अर्थ की तरफ, एनर्जी। और अर्थ की तरफ नहीं, बहुत सारे जो जितने भी प्लानेट या क्षुद्र ग्रह जितने भी आसमान में घूम रहे हैं, उस पर सब पे एनर्जी जाती है सोलर विंड के थ्रू, जो कोरोनल होल से सबसे ज़्यादा फास्ट निकलती है। ऐसा अभी डिस्कवर हुआ है, खोज हुई है, नासा ने खोज किया। और नासा के बारे में तो आप जानते हो ना, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है नासा ने खोजा है कि सोलर विंड किससे निकलती हैं फास्ट, कोरोनल होल से। और कोरोनल होल क्या है ये हमने जान लिया। अब थोड़ा ये नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको देख लो आप। ये देखो, ये सन है, सूरज दिखाई दे रहा है, और ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। ये इस सन के चारों ओर ये घूम रहा है इधर उधर, सन के नज़दीक। वैसे तो ये हजारों और भी बल्कि लाखों किलोमीटर दूर है सन से, लेकिन अब तक जितने भी ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं सन की प्रोब करने के लिए, सन की जांच करने के लिए, तो उनमें से सबसे सन के नज़दीक ये सोलर प्रोब ही है नासा का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब रिसेंट जो फाइंडिंग की गई हैं, जो कोरोनल होल्स है, वो देखो ये बताता है कि ये एक कूलर रीजन है और डार्कर रीजन है। मतलब थोड़ा अंधेरा है इसमें, मतलब इतना अंधेरा नहीं है जैसे ये सन ज़्यादा चमक रहा है। मान लो दो कमरे हैं, एक कमरे में 100 वाट का लाइट लगी हुई है और एक कमरे में लगी हुई है 20 वाट की। तो उजाला कौन से कमरे में ज़्यादा होगा? आपको पता है 100 वाट का जो बल्ब या लाइट लगी हुई हो उसमें ज़्यादा उजाला होगा और इसमें कम होगा, लेकिन अंधेरा थोड़ी नहीं होगा, उजाला तो होगा। तो इसी तरह से देखो, जो जहाँ पे बाकी का एरिया ज़्यादा ब्राइटर है, लेकिन जो कोरोनल होल्स है ये थोड़ा डार्कर है। और कूलर रीजन भी है, कूलर का ठंडा, मतलब कितना ठंडा ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें मतलब हज़ारों डिग्री केल्विन, हज़ारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन का, लेकिन उससे थोड़ा कम है बस। कूलर का मतलब थोड़ा कम होगा, लेकिन इतना है कि 100 डिग्री पे ही अगर आप 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उस पर पानी उबलने लगता है, अगर उस पानी में आप उंगली भी डालोगे तो जल जाएगी। तो इसका तो हज़ारों डिग्री सेल्सियस में, तो सोचो पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पे उड़ के चले गए हो, तो इतना टेम्परेचर। लेकिन बाकी का जो एरिया उससे थोड़ा कूलर है कोरोनल होल्स रीजन में, तो थोड़ा डार्कर भी है और कूलर रीजन भी है। लेकिन इससे क्या है, ये सन के आउटर एटमॉस्फेयर में ही आता है और इससे सावर निकलता रहता है, एक तरह से जैसे सावर झरने से फुहार निकलती रहती है, इससे सोलर विंड निकलती रहती हैं। जैसे चिमनी है ना, चिमनी देखिए कभी आपने, जो भट्टा होता है जहाँ पे ईंट बनती हैं, ब्रिक बनती हैं, जो घरों को बनाने के लिए यूज होती हैं, तो वहाँ पे चिमनी लगी होती है, उनसे धुआं निकलता है। ऐसे ये एक फनल की तरह दिखाई देता है, फनल को बोलते हैं हिंदी में चिमनी, उससे जैसे निकलता है धुआं, ऐसे इससे सोलर विंड निकल रही हैं इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन है फनल स्ट्रक्चर के साथ, और कोरोनल होल्स ही रिस्पॉन्सिबल है फास्ट सोलर विंड के लिए। तो ये डिस्कवर किया गया। अब ये डिस्कवर की गई सोलर विंड, फास्ट सोलर विंड आ रही है अर्थ की तरफ, इनका फ़ायदा क्या है, क्यों हम डिस्कवर कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनका? इनका सिग्निफिकेंस ये है, देखो जो सोलर विंड आ रही हैं, पहले तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से निकल रही हैं, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। और फिर ये बता सकेंगे कि सोलर विंड की वजह से जो सोलर स्टॉर्म आते हैं उनके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे। प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी कर सकेंगे, पहले से पता लगा सकेंगे, क्योंकि सोलर जो स्टॉर्म है, सोलर विंड की वजह से सोलर स्टॉर्म जो बनते हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं, और अर्थ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो बिजली की तारें हैं, खंभे गड़े हुए हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं ये सोलर स्टॉर्म। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आसमान में सैटेलाइट वगैरह घूम रहे हैं ना, जैसे आप बात करते हो फ़ोन पे या टीवी देखते हो या रेडियो चल रहा है, ये सैटेलाइट के थ्रू चल रहे हैं। अगर वो सैटेलाइट को ये सोलर स्टॉर्म डैमेज कर दें, मान लो फूंक दें उसे, बिल्कुल जला दें,
तो क्या होगा, कम्युनिकेशन रुक जाएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं सोलर स्टॉर्म, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये इम्पैक्ट है। तो ये सोलर स्टॉर्म क्या है आप जान गए, थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि सोलर स्टॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स में। और देखो इसके बारे में हम जब से मैंने शुरू किया है 2020 से पढ़ाना, तो तब से मैं आदित्य L1 पे लेक्चर बना चुका हूँ और कई बार इसे डिस्कस भी कर चुका हूँ प्रीलिम से पहले, तो बहुत बार हमने पढ़ा है ये। तो सोलर स्टॉर्म है क्या, दोबारा जान लेते हैं। देखो एक तरह से सन से निकली हुई डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस आ रही है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, ये सोलर फ्लेयर के रूप में या कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में। और ये सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन है क्या, ये समझ लो कि हाई स्पीड सोलर विंड ही है ये। और सोलर विंड मतलब ये समझ लो एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है सन से निकल के। और इनके बारे में डिटेल में जानना तो देखो आदित्य L1 मिशन के बारे में लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, पूरा डिटेल में आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ये सोलर स्टॉर्म क्या हो गया, एक डिस्टर्बेंस है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन या हाई स्पीड सोलर विंड की फॉर्म में अर्थ की तरफ आ रही है। और नुकसान क्या हो सकता है, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर तक आ सकता है ये, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ये प्रभाव कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। पावर ग्रिड हैं जो खंबे के गड़े हुए हैं, तार खिंची हुई हैं बिजली के, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सैटेलाइट ऑपरेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या अर्थ पे आके कोई नुकसान पहुंचा सकता है, अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी के जो सरफेस है, तल है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे उसमें ऑप्शन थे जो क्वेश्चन पूछा था कि सुनामी आएंगी इसकी वजह से, नहीं, कोई सुनामी नहीं आएंगी, कोई अर्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थ तक पहुंच नहीं पाती हैं पूरा ये डिटेल में, और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बस ये क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टर्बेंस करती हैं, बस इतना जान लो। और पार्कर सोलर प्रोब कब लॉन्च किया था नासा ने, 2018 में लॉन्च किया था। लक्ष्य क्या था, सन के एटमॉस्फेयर की प्रोब करना, जांच करना। और ये सबसे नज़दीक है सन के, पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे उनमें से सबसे नज़दीक है। तो सन के एटमॉस्फेयर की मिस्ट्री, रहस्य को अनलॉक करने के लिए भेजा गया था, और सोलर स्टॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस तरह का ही जैसे पार्कर सोलर प्रोब नासा का, ऐसे इसरो भेजने वाला है आदित्य L1 मिशन। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च करने वाला, शायद 2023 में ही लॉन्च कर दे इसरो आदित्य L1 मिशन को। L1 नाम इसलिए क्योंकि L1 स्पेस में, L1 एक जगह है, वहाँ पे ये भेजेगा। लैंग्रेज पॉइंट 1 बोलते हैं इसको। सन और अर्थ के बीच में, ये समझ लो ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट, उसका नाम दे दिया L1। लैंग्रेज पॉइंट या लैंग्रेजियन पॉइंट बोलते हैं इसे, तो वहाँ पे भेजेगा। और लैंग्रेज या लैंग्रेजियन पॉइंट है क्या, ये सारी डिटेल आपको आदित्य L1 मिशन का लेक्चर बना हुआ, उसमें सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है स्क्वाश वर्ल्ड कप। स्क्वाश एक स्पोर्ट्स है, गेम खेले जाने वाला। देखो पिछले बार भी गेम से पूछा था क्वेश्चन, और देखो पिछले साल का और इस साल का क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, पहले भी देखो यही था, कहीं से भी यूपीएससी पूछ रही थी प्रीलिम्स में, कोई इसका सिर पैर नहीं है और कोई भी डिफाइंड सिलेबस है नहीं, बस लिख दिया करंट अफेयर। करंट अफेयर तो भाई साहब इतना है कि सारी चीज़ें, कितनी लाखों हज़ारों चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करने की। स्पोर्ट्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा और पहले भी बहुत बार पूछा है, तो स्पोर्ट्स के भी कोई इंपॉर्टेंट कोई इवेंट है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो स्क्वाश वर्ल्ड कप ये देखो 13 जून से 17 जून तक चलेगा। कहाँ पे, चेन्नई में होने वाला है। स्क्वाश है जो एक गेम है, गेम, इसमें अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस भी किए हैं। पहले चेंजेस जानेंगे और फिर स्क्वाश गेम क्या है, कैसे खेला जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चेंजेस क्या हैं अभी जो किए हैं, ये टूर्नामेंट में देखो मिक्स्ड टीम कंपटीशन होगा। इसमें क्या है, पहले देखो बेस्ट जो 5 गेम थे उनको खेला जाएगा, और हर एक गेम जो है उसमें 7 पॉइंट होंगे। इसमें देखो पहले 11 पॉइंट होते थे और अब 7 पॉइंट का गेम खेला जाएगा। जैसे आपने बैडमिंटन देखा होगा, बैडमिंटन ये नेट लगा हुआ बीच में, यहाँ पे एक खिलाड़ी है, यहाँ पे खिलाड़ी, चिड़ी बल्ला बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब अपनी देहाती लैंग्वेज में, वही बैडमिंटन। तो ये जो खेलता है खिलाड़ी, यहाँ से यहाँ मारता है, तो जिस पे गिर जाता है वो जो आपका चिड़िया होती है, तो ये जब गिर गई है तो इसका पॉइंट लूज हो गया और इस वाले का पॉइंट बन गया। तो ऐसे पॉइंट बनते हैं। तो जब ये स्क्वाश खेला जाता उसमें भी 11 पॉइंट पे खेला जाता था, लेकिन इसमें चेंज किया गया, अब 7 पॉइंट पे खेला जाएगा। और अगर मान लो जो मैच है वो टाई हो गया, तो
जो विनिंग टीम, मतलब मैच टाई हो गया तो उस केस में जो विनिंग टीम है वो डिटरमाइंड कैसे की जाएगी, वो पॉइंट के बेस पे की जाएगी कि पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, मतलब उनके पॉइंट में, और कितने गेम उसने ज़्यादा जीते हैं, किसने कम जीते हैं जब खेल के आया है, तो ये देखा जाएगा। जो प्लेयर है न्यू फॉर्मेट में ये बिलीव करता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव और थ्रिलिंग स्टाइल लेके आएगा टूर्नामेंट में, ये क्रिटिसिज्म है किसका, प्लेयर के द्वारा गेम का। तो स्क्वाश क्या है, कैसे खेला जाता है, देखो इस तरह से कोर्ट रूम होता है, चारों तरफ दीवार होती है इसके, इस तरफ भी, इस तरफ, इस तरफ, ये इसका एरिया है, बीच में लाइन खींची होती है, एक प्लेयर यहाँ पे होता है और एक प्लेयर यहाँ होता है, ये बॉल पड़ी हुई है, ये इसके हाथ में, ये देख रहे हो हैंडल, तो इससे ये बॉल को मार रहा है, इस बॉल को मारेगा यहाँ से और ये दीवार पे टकरा के वापस आएगी, और ये प्लेयर कोशिश करता है ये टकरा के इसके पास ही आए, ये टकरा के इसकी तरफ ना जाए, इस प्लेयर की तरफ, तो ये इस तरह से पॉइंट बनते हैं इसमें, तो बॉल को टकरा के अपनी तरफ लेना होता है, इस तरह से ये बॉल को मारते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ये स्क्वाश। समझ गए होंगे आप क्या है स्क्वाश। तो ये सिंगल प्लेयर के थ्रू भी खेला जा सकता है, क्योंकि इस तरफ एक टीम की तरफ सिंगल प्लेयर है, इसमें सिंगल प्लेयर, और डबल प्लेयर भी हो सकते हैं, तो ये रूम थोड़ा बड़ा हो सकता है, यहाँ पे 2 प्लेयर होंगे और इस तरफ 2 प्लेयर होंगे, तो डबल भी खेला जा सकता है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है डायमंड लीग, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्क्वाश जो है स्पोर्ट्स वो भी प्रीलिम्स के लिए। देखो डायमंड लीग रिसेंटली हुआ, इसमें हमारे इंडिया के मुरली श्री शंकर हैं, इन्होंने डायमंड लीग में एक अवार्ड जीता, 3rd प्लेस पे आए हैं ये। इंडिया के लॉन्ग जंपर हैं, ये लॉन्ग जंप करते हैं, लंबी कूद, ये पेरिस में हो रहा है डायमंड लीग, वहाँ पे इन्होंने 3rd प्लेस हासिल किया है, मुरली श्री शंकर, ये आप देख सकते हो, ये मुरली श्री शंकर, इन्होंने 3rd प्लेस हासिल किया है। तो हमें जानना है इसमें डायमंड लीग क्या है। देखो डायमंड लीग क्या है, ये एक तरह से एथलीट्स के लिए टूर्नामेंट है, इसे कराता कौन है, वर्ल्ड एथलीट्स बॉडी है जो वो ही कराता है, और 2010 में स्टार्ट किया गया था ये, 2010 में। ये एनुअल इवेंट है, हर साल कराया जाता है, इसमें इंटरनेशनल जो एथलेटिक्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो भाग लेते हैं, इसमें बहुत सारे एथलेटिक्स गेम कराए जाते हैं, जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इस तरह के गेम कराए जाते हैं इसमें, और इसमें जो वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स हैं वो कम्पीट करते हैं। स्प्रिंट में, स्प्रिंट का मतलब जो 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की रेस, जंप में, हाई जंप, लॉन्ग जंप, थ्रो में जो भाला वगैरह फेंकते हैं इस तरह से, या मिडल डिस्टेंस रेस होती है उसमें। इसमें देखो नीरज चोपड़ा थे जो, उन्होंने पहली बार डायमंड लीग में इंडिया की तरफ से ये डायमंड लीग जीता था, फर्स्ट इंडियन थे डायमंड लीग को जीतने वाले इंडिया की तरफ से, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने देखो ओलंपिक में लास्ट ईयर, मतलब पिछले 2 साल पहले नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वही नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने डायमंड लीग जीता था पहली बार इंडिया की तरफ से। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। एक देखो पालकी फेस्टिवल न्यूज़ में था, शायद आपने सुना भी हो, पढ़ा भी होगा, पालकी फेस्टिवल। ये पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, बस ये 2-3 बातें जाननी है आपको। पालकी फेस्टिवल देखो ये कर्नाटक में मनाया जाता है, मेनली कर्नाटक में, और सॉरी कर्नाटक में नहीं, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मनाया जाता है मेनली। और महाराष्ट्र में कौन मनाता है, एक वरकारी कम्युनिटी है, वरकारी कम्युनिटी समुदाय के लोग हैं वो मनाते हैं। ये हिंदू पीपल ही हैं, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं, लेकिन वरकारी पीपल उनको बोलते हैं जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं, भगवान विट्ठल बोल सकते हो, या भगवान विठोबा, तो ये भगवान विट्ठल या विठोबा की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उन कम्युनिटी को बोलते हैं वरकारी कम्युनिटी। और जो भगवान विट्ठल हैं, ये देखो भगवान कृष्ण के ही एक अवतार हैं, भगवान कृष्ण के ही इनकारनेशन है, इनकारनेशन को हिंदी में बोलते हैं अवतार, तो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, इनकारनेशन है भगवान विट्ठल या विठोबा, उनकी जो पूजा करते हैं उन लोगों को बोलते हैं वरकारी कम्युनिटी के लोग। वो पालकी फेस्टिवल मनाते हैं, इसमें एक रथ यात्रा की तरह निकालते हैं पालकी फेस्टिवल में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ये देखो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसका डेटा मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ये 2023 की इंडेक्स जारी की गई। पहली बात तो ये कौन जारी करता है, कौन रिलीज करता है, याद रखना है। एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वॉक फ्री, ये इसको जारी करती है, रिलीज करती है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और स्लेवरी का मतलब आप जानते हो गुलामी,
तो ये वैश्विक गुलामी इंडेक्स या सूचकांक वॉक फ्री ये फाउंडेशन इसको जारी करती है, रिलीज करती है, तैयार करती है। और इसने कहा है कि देखो 2021 में 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़ लोग, 50 मिलियन या 5 करोड़ लोग मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे थे 2021 में। क्योंकि देखो 2023 में जारी कर रही है, पिछले साल का डेटा जारी करेगी, ये 2021 का है 2022 का, तो 2021 का डेटा इसने जारी किया है कि 2021 में हर एक दिन देखे गए थे कि कोई भी सिंगल डे में आप देखोगे तो कम से कम 5 करोड़ 50 मिलियन पीपल मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे थे। और ये मॉडर्न स्लेवरी या आधुनिक दासता या आधुनिक गुलामी क्या है? मॉडर्न स्लेवरी में आता है जैसे मान लो फोर्स लेबर कराई जाती है किसी से, फोर्स लेबर ज़बरदस्ती किसी से काम कराया जा रहा है, या काम कराया जा रहा है ज़बरदस्ती, उससे पैसे नहीं दिए जा रहे, या काम कराया जा रहा है उससे पूरे पैसे नहीं दे रहे जितने पैसे उसके मजदूरी के बनते हैं, ये सब आते हैं फोर्स लेबर में। तो ये भी माना जाता है स्लेवरी, गुलामी मानी जाती है। या फिर कोई किसी का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, वो भी किस में आता है? मॉडर्न स्लेवरी में आता है। तो ये सब किस में आते हैं? फोर्स लेबर या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये मॉडर्न स्लेवरी में ही आते हैं। तो ऐसे 5 करोड़ लोग थे जो मॉडर्न स्लेवरी में 2021 में हर एक सिंगल डे में जी रहे थे। ये डेटा आप यूज कर सकते हो अगर कोई स्लेवरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या एसए में टॉपिक आता है या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, उसमें भी ये यूज कर सकते हो आप डेटा। एक देखो मायोन वोल्केनो न्यूज में था, मायोन वोल्केनो, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो मतलब ये इरप्शन होता रहता है, इसका निकलता रहता है इसमें से, ये ज्वालामुखी है जो। मायोन वोल्केनो कहाँ पे है बस इतना जानना है इस आपको, ये फिलीपींस में है। फिलीपींस आप जानते हो फिलीपींस कहाँ पे? फिलीपींस में है ये देख सकते हो आप, ये है फिलीपींस यहाँ पे। तो यही टॉपिक थे आज के।